नमस्कार, जनमंच में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। जनमंच में आज बात करेंगे देश में होने वाले चुनाव की। आचार संहिता लग चुकी है। देश में 7 चरणों में चुनाव होने हैं। तारीखों की घोषणा भी हो चुकी है और अब से कुछ ही दिनों के बाद में वोटिंग के लिए भी जो है वो लोग निकलेंगे और देश में एक नई सरकार चुनेंगे। अब सवाल ये उठता है कि मौजूदा सरकार फिर से एक बार सत्ता के अंदर खुद को दोहराएगी या फिर देश एक नई सरकार देखने जाएगा। इसी को लेकर आज जनमंच के अंदर चर्चा की जाएगी और कौन से वो मुद्दे होंगे जो इन चुनाव के अंदर हावी रहेंगे और मैनिफेस्टो की वो कौन सी बातें होंगी जो पिछले चुनाव के दौरान जिनकी घोषणा की गई थी और इन 5 सालों के अंदर वो वादे पूरे हुए। मुद्दे क्या होंगे, यही आज जनमंच के अंदर खास रहेगा। सबसे पहले लक्ष्मीकांत जी, देश जो है वो चुनाव में जा रहा है और 7 चरणों के अंदर जो है इस उत्सव के अंदर जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है उसमें देश जो है वो भाग लेगा। आपको क्या लगता है इन 5 सालों के अंदर सरकार जनता की उम्मीदों पर खरा उतरी है? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से खरा उतरी है। इसीलिए जनता ने बार बार जब भी इस देश में चुनाव हुए, चाहे देश के हर राज्य में लगभग उसके बाद चुनाव हुए और ज़्यादातर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर देश की जनता ने हर 4-6 महीने के बाद भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में अपना जो दावा है वो मजबूत किया है। और इसलिए किया है कि हमारी सरकार ने काम किए हैं और इतने काम किए हैं कि मैं आपको गिनाने लगूंगा तो समय कम पड़ जाएगा। हमारे जो सेना के रिटायर्ड अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं इस बात को अच्छे से जानते हैं। 1971 में इन्होंने सबसे पहले 1 रैंक 1 पेंशन की मांग उठाई थी। इतनी सरकारें आई, इतनी सरकारें गई, किसी ने पूरी नहीं की। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पूरी की। आज पूर्व सैनिकों के खाते में 35,000 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से ट्रांसफर किए गए तो इस सरकार में हुए हैं। हमारी माताएं बहनें खुले में सोच कर जाने के लिए मजबूर थी। विकास के नाम पर बहुत सारी सरकारें आई गई, कई दावे किए, कई लोगों को चुनावी चंदा देकर, एनजीओ को फंड देकर अपने पक्ष में खूब सारे बयान दिलवाए, लेकिन उन महिलाओं के हित में कभी काम नहीं किया। इस सरकार ने आने के बाद करोड़ों की संख्या में टॉयलेट्स बनाकर हमारे महिलाओं की मान सम्मान की रक्षा की। इस सरकार ने गरीबों को 10 करोड़ से ज्यादा घर बना कर दिए, जो बेसिक नीड थी लोगों की वो उसको पूरा किया। हमारी सरकार ने आने के बाद मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से आज़ादी दिलाई। हमारी सरकार ने आने के बाद अनेकों ऐसे काम इंफ्रास्ट्रक्चर के हों, चाहे मुद्रा योजना में 15 करोड़ लोगों को 7 लाख करोड़ का लोन देना हो, चाहे बहुत सारे ऐसे काम जो हैं जो इस देश में बहुत सालों से छूटे हुए थे वो हमारी सरकार ने किया। गरीब आदमी के लिए 5 लाख रुपए तक की हम योजना लेकर आए, इलाज के लिए योजना लेकर आए। ऐसे बहुत सारे काम थे जो हमारी सरकार ने किए और 27 किलोमीटर पर डे इस देश में हाईवे हमारी सरकार ने बनाए। इनकी सरकार के दौरान 7 किलोमीटर सड़कें बना करती थी। तो लक्ष्मीकांत जी, चूंकि ये काम जैसा कि आपने कहा कि समय कम पड़ जाएगा अगर आप ये काम गिनाने लगे, मुद्दे क्या होंगे लक्ष्मीकांत जी? बहुत संक्षेप में, मेहमान बहुत ज्यादा है, उनसे भी बात करनी है। रिटायर्ड सैनिक भी हमारे साथ इसीलिए हैं कि वो भी बता पाए कि जो है आप जो बता रहे हैं उनसे वो कितनी सहमति रखते हैं। हमारे लिए मुद्दे बिल्कुल साफ हैं। हमारी 5 साल की सरकार के दौरान हमने जो काम किए हैं वो हमारे चुनावी मुद्दे हैं। इस वक्त तो सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है वो देश की सुरक्षा है। और सुरक्षा इसलिए है कि आपने देखा होगा 5 साल पहले तक देश का ऐसा कोई शहर नहीं था जहां बम नहीं फूटा करते थे और हमारे जयपुर में 70 लोगों को मारकर आतंकवादी चले गए थे। इस सरकार के आने के बाद केवल बॉर्डर एरिया और कश्मीर को छोड़ दिया जाए तो पूरे देश में एक बम धमाके में किसी सिविलियन की जान नहीं गई। ये इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक उपलब्धि है। इस देश की सुरक्षा, इस देश की संप्रभुता इस सरकार ने बहुत पूरी दुनिया में आगे ले जाकर खड़ी की है। ये हमारे चुनावी मुद्दे हैं। हमने अपने विकास के जो काम किए हैं वो हमारे चुनावी मुद्दे हैं। जो राष्ट्र की सुरक्षा है वो हमारे चुनावी मुद्दे हैं। और सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा यह है कि पिछली सरकारों के दौरान 2G, 3G, जीजाजी, कोयला, कॉमनवेल्थ, आदर्श सोसाइटी, पता नहीं क्या क्या, आकाश पाताल धरती सब कुछ खा गए एक परिवार के लोग। लेकिन इस सरकार में आने के बाद चाहकर भी 5,000 करोड़ की जमानत पर छूटे हुए एक अपराधी राजनेता अपना सब कुछ दांव पर लगा देने के बावजूद भी इस सरकार पर एक आरोप को स्टेबलिश नहीं कर पाए, भ्रष्टाचार के आरोप पर। ये सरकार की उपलब्धि। आरसी चौधरी साहब, आपने सुना बीजेपी का क्लियर स्टैंड है कि वो सुरक्षा उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा होगा देश के अंदर। और हाल ही के अंदर जो कुछ पुलवामा में हुआ उसके बाद हमने देखा भी कि हमारे देश ने बहुत जल्दी इसके ऊपर रिएक्ट किया और पूरी दुनिया में इसकी चर्चा भी हुई। आप सहमत हैं लक्ष्मीकांत जी से? और आपके अपने मुद्दे क्या होंगे इन चुनाव के अंदर जो मैनिफेस्टो के दौरान लोगों से आपके वादे किए जाएंगे? सबसे पहले तो बीजेपी की जो प्रवक्ता है जिस प्रकार से जो बातें दोहराते गए, 2014 के अंदर मोदी जी ने जो वादे किए थे उस वादों का एक भी जिक्र नहीं किया और तमाम जो दूसरी बातें, इस प्रकार की जो बातें कहने लगे जो इस देश के अंदर शर्मसार करने वाली सी बातें हैं। मेरा दोस्त कह रहा है कि हमने ये दिया वो दिया, तमाम जो बातें कह रहा है। इन साथी से एक चीज़ जानना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि इस देश की सुरक्षा सबसे बड़ा बेहतरीन मुद्दा है। निश्चित रूप से देश को जब जब सुरक्षा की जरूरत पड़ी, सेना ने, चाहे 47 का युद्ध हो, चाहे 62 का हो, चाहे 65 का हो, चाहे 71 का हो, हर वक्त इस सेना ने इस देश की हिफाजत की है और देश की 132 करोड़ आबादी उस सेना के पीछे खड़ी रही है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि बिना किसी युद्ध के
कारगिल युद्ध में हमारे 527 सैनिक शहीद होते हैं। बिना किसी युद्ध के हमने इतने सैनिकों की शहादत दे दी कि हर दिन समाचार पत्रों में सैनिकों की शहादत से भरे रहते हैं। बीजेपी के साथी ने कहा कि पुलवामा अटैक है, उसके बाद में हम ये तमाम बातें कर रहे हैं। आज देश जानना चाह रहा है कि पुलवामा हमले का जो साजिश करता था उसको यहां से बैठा के और कौन कंधार छोड़ के आया था, कौन सी सरकार की पार्टी थी और कौन लोग थे, और आखिर जो सेना सुरक्षा मांग रही थी, हवाई यात्रा जो मांग रही थी, जम्मू कश्मीर के अंदर राज्यपाल शासन है, राज्यपाल भारतीय जनता पार्टी का डायरेक्ट वहां पे सीधा शासन है। जम्मू पुलिस लिखती है 7-8 तारीख को लेटर लिखती है कि हवाई यात्रा से ले जाया जाए। इस देश के अंदर इतना बड़ा आरडीएक्स लेके अगर खुले में घूम रहे हो और हमारे सैनिकों की शहादत हो जाए तो निश्चित रूप से इस देश की जनता, देश के सर मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे कांग्रेस के मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे इस देश के अंदर 45 साल के अंदर, इस आजादी के बाद में इस मुल्क के अंदर 45 साल के बाद में सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी बढ़ी है तो आज इस मुल्क के अंदर बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। जहां पे यूपीए की सरकार गई थी 2.2% बेरोजगारी थी, आज वो बेरोजगारी बढ़ के 7.2% हो गई। सिर्फ एक वर्ष 18 की बात करूं मैं, 2018 की, तो 1.02 करोड़ लोग यहाँ पे बेरोजगार हुए। मैं इस राजस्थान से आता हूं कि युवा इतने अवसाद में डूब गए, नौकरी की उम्मीद छोड़ दी और ट्रेन के आगे आके और अपनी आत्महत्या को गले लगाया। जो ये प्रदेश एक विषम परिस्थितियों में जीने वाला और जुझारू प्रदेश है, यहाँ पे लोग इस उम्मीद में अपनी जिंदगी छोड़ देते हैं कि रोजगार की उन्हें उम्मीद नजर नहीं आती। इस देश के किसान को हम भूल नहीं सकते। तमिलनाडु के किसानों ने जंतर मंत्र पे धरना दिया था, अपनी विष्ठा खाने को मजबूर हुए थे, और वो अपने अधो वस्त्रों में जब प्रधानमंत्री से मिलना चाहे, लेकिन प्रधानमंत्री और ना भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदा उनसे कभी मिलने की जरूरत थी कि ये इस देश का बहुत बड़ा मुद्दा है। देवेंद्र जी, सर आप भी चुनाव में जा रहे हैं और दिल्ली के अंदर जैसा कि पिछले दिनों में जो राजनीतिक उठापटक हुई, 7 लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी ने कोशिश की कि जो है वो कांग्रेस के साथ गठबंधन हो जाए, लेकिन वो राजनीतिक किन्हीं कारणों की वजह से हो नहीं पाया। शीला दीक्षित ने साफ इनकार कर दिया। सर आप क्या करने जा रहे हैं इन दोनों पार्टियों से अलग, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी का राजनीतिक जो पदार्पण हुआ था वो अलग तरह की राजनीति करने के लिए हुआ था, वो अलग मुद्दे क्या होंगे आप? मैं एक बात यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के सीट शेयरिंग के बारे में बड़ी चर्चा होती है और इस बारे में बहुत ज़्यादा मीडिया के अंदर बनावटी खबरें आ रही हैं। मैं आपको एकदम कैटेगरिकली मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि किसी तरह का कोई समझौता कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी का नहीं होने जा रहा है और न ही ऐसी कोई बात हुई है। केवल मीडिया की कुक की हुई खबरें चल रही हैं और बेवकूफ़ बनाया जा रहा है लोगों को। अब मैं आपको मुद्दे की बात कहना चाह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार या भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार बनी तो वो किस आंदोलन से बनी आपको पता होगा। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अन्ना हजारे और आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोगों ने जो मुद्दे उठाए थे, उस मुद्दे से ये सरकार बनी थी और उसी से आम आदमी पार्टी भी निकली थी। मैं आज पूछना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कौन सा कदम उठाया? जो स्विस बैंक से पैसे लाने की बात थी, मजे की बात यह है कि स्विस बैंकों से जो पैसे जमा थे वहां पर बताया जा रहा था कि 1 लाख करोड़ है या 10 लाख करोड़ है, कितने पैसे, अब कुछ भी नहीं बचा है। वो शिफ्ट साइपन ऑफ करने का अवसर दिया इस सरकार ने। वहां पर जितना भ्रष्टाचार का पैसा था वो साइफन ऑफ होकर के दूसरे देशों के जरिए हिंदुस्तान में इन्वेस्ट हो रहा है और यही पॉलिटिकल पार्टियां उस पैसे का दुरुपयोग भी कर रही हैं और ये बार बार जो है सर आपके ये मुद्दे जो है सामने आ चुके हैं। आप किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं सर? आम आदमी पार्टी एक ईमानदार और स्वच्छ छवि के कैंडिडेट्स के साथ में चुनाव लड़ रही है। जितनी हमारी हैसियत है उस हैसियत से हम चुनाव लड़ रहे हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो पार्टी खड़ी हुई है वो अपने मुद्दे पर कायम है और भ्रष्टाचार के खिलाफ जैसे ही दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी सरकार ने काम किया, आप देखिए उसके कोई पैरेलल आज के दिन कोई स्टेट गवर्नमेंट राजस्थान में जाएंगे सर? आप राजस्थान में चुनाव में जाएंगे? बिल्कुल, राजस्थान में आज ही हमारी इलेक्शन कमेटी की मीटिंग है शाम को और हमारे पास जो आवेदन आए उन पर विचार हो रहा है। जितने जेन्युइन कैंडिडेट होंगे उनको अवसर मिलेगा चुनाव लड़ने का। अगर कैंडिडेट किसी सीट पर हमारा बहुत स्ट्रांग नहीं होगा तो ये भी हो सकता है कि हम किसी
ऐसी पार्टी को समर्थन देने की बात करें जो कि कम्युनल और करप्ट प्रैक्टिसेस में नहीं हो। सर, इसी समर्थन पे ही राजनीतिक गलियारों में आप पर सवाल उठ रहे हैं कि शुरू के अंदर जब आपकी पार्टी वजूद में आई थी तो कम से कम 50 बार ऐसा दावा किया गया था आपके जो है वो केजरीवाल जी की तरफ से कि वो अलग तरह की राजनीति करने के लिए आए हैं और वो दुनिया को दिखाएंगे कि राजनीति कैसे होती है। उन्होंने सभी पार्टियों को भ्रष्ट बताया था। तो इसमें आपको कोई शक लग रहा है? मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जो पॉलिटिकल पार्टी ईमानदारी की बात कर रही है वो अपना पार्टी का खाता पहले संभाले। उसके अंदर 2 नंबर का पैसा अगर पड़ा है तो वो उसको कोई हक नहीं है कि वो पब्लिक में जाकर के ये कहे कि हम ईमानदारी की राजनीति करेंगे, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। ठीक है सर। सत्यपाल कटेवा जी, मैं आपके पास आता हूं। चूंकि चुनाव के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो हर वर्ग की रहेगी, समाज उसको प्रतिनिधित्व करेगा, हर क्लास इसके अंदर पार्टिसिपेट करेगी। सर, पूर्व सैनिक बतौर आप कैसे लेते हैं इन चुनाव को और आप क्या चाहते हैं कि कौन से मुद्दे जो हैं वो इस बार हुए हो और जो पिछले 5 साल के अंदर हुए उनसे आप संतुष्ट हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है उसके बारे में कुछ बोलना चाहूँगा। इस राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे का राजनीतिकरण करना बहुत ही खराब बात है। आपको मैं बता दूं कि हिंदुस्तान की सेना 11,30,000 की सेना है और इसके साथ बहुत सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं और वो काफ़ी सक्षम है इस देश की सुरक्षा करने के लिए। चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट आए, ये सेना उस गवर्नमेंट का हुक्म मानती है। और हाँ, ज़रूर ये बात है कि जो बालाकोट की एयर स्ट्राइक हुई, इसमें जो हमारी सरकार है उसने एक रिस्क भरा फैसला लिया और जो ही फैसला सेना को बताया गया, सेना ने उसको एग्जीक्यूट किया। उसके बाद इसके बाद में सेना के विंग कमांडर का फोटो लगा करके और भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी के लोग मोटरसाइकिल पे घूम रहे हैं, ये एक बहुत ही खराब ट्रेंड है। मैं आपको बता दूं कि किसी भी प्रजातंत्र में अगर सेना को सिर्फ सेना रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इस हाल में मत कीजिए कि सेना पाकिस्तान में जिस तरह से राजनीति कर रही है कि इस देश में भी मजबूर हो जाए राजनीति करने की। ठीक है सर, गंभीर सवाल है लक्ष्मीकांत जी। ये सेना का जो राजनीतिकरण हुआ, इस पे मैं आपसे जवाब लूंगा लक्ष्मीकांत जी, क्योंकि देश में भी इस समय यही चर्चा है। कमांडेंट है सीआईएसएफ से। सर, आप भी चुनाव में जाएंगे, वोट करेंगे, जाहिर सी बात है, क्या प्राथमिकता रहेगी? जैसा कि कटेवा जी ने कहा कि सेना को सेना ही रहने दिया जाए तो सबसे बेहतर है। देखो, कटेवा साहब की बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। हमारे देश की जो भी सुरक्षा एजेंसी है, आर्मी है और हम पैरामिलिट्री है, ये लोग काफ़ी सक्षम है। और आज नहीं, 71 में तो पाकिस्तान के टुकड़े ही कर दिए थे। ये आर्मी की ताकत है जो एक देश को टुकड़ों में कर दिया था। तो बालाकोट क्या चीज़ है? इससे भी बड़े बड़े काम आर्मी अपने लेवल पर करती है और उनके अपने डिसीजंस कंसल्टेंसी सरकार से करती है। लेकिन जहाँ तक मेरा अपना सवाल है कि मैं एक पैरामिलिट्री से हूँ, पैरामिलिट्री को तो कभी कोई बेनिफिट गवर्नमेंटों ने दिया नहीं। खाली ये सिर्फ वादे करते हैं। ना हमें आज तक जो है एक रैंक एक पेंशन आर्मी में लागू कर दिया, पैरामिलिट्री को नहीं दिया। हमने शहीद का दर्जा मांगा, वो भी नहीं दिया। हमने जब पेंशन 1 रैंक 1 पेंशन की बात की तो हमारी तो पेंशन ही बंद कर दी। 2004 के बाद अभी जो 40 बच्चे हमारे शहीद हुए हैं, वो 2004 के अगर बाद के भर्ती हैं तो उनको पेंशन ही नहीं होगी उनके बच्चों को। तो ये दुखदायी बातें हैं। अभी कटेवा साहब ने बताया कि 11 लाख 12 लाख आर्मी है, 8 लाख तो पैरामिलिट्री है। उसको कैसे ये राजनीतिक पार्टियां जो है नजरअंदाज करती हैं? उनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये हमारे अपनी बात है। आर्मी को सीएसडी फैसिलिटी मिलती है, हमारे लिए नाम मात्र की सीपीओ फैसिलिटी लागू की, आज तक उसमें जीएसटी एक्सक्यूज नहीं है। हम वही सामान जो मार्केट पे लेते हैं वही हम ले रहे हैं। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा वैसा ही है, लेकिन सिर्फ घोषणाएं हैं कि साहब पैरामिलिट्री को हमने सीपी फैसिलिटी दे दिया, सीपी फैसिलिटी दे दिया। आज तक हम लोग वही मार्केट रेट के ऊपर सामान हम लोग खरीद रहे हैं। तो कुछ बातें ऐसी है कि जिनको मतलब खाली ये लोग आश्वासन देते हैं राजनीतिक पार्टियां। लेकिन मेरी सभी राजनीतिक पार्टियों से बीइंग ए पैरामिलिट्री ये अनुरोध है
कि भाई ये भी 8-9 लाख की फोर्स है, सीआरपी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, ठीक है। इनका भी ध्यान रखें ठीक है, और ये इनको सवाल लागू लक्ष्मीकांत करें। जी आप नोट करते जाइएगा, इनका जवाब मैं आपसे लूंगा। घासीराम जी भी हमारे साथ हैं, माकपा नेता हैं। घासीराम जी, चूंकि आपने सब पॉलिटिकल पार्टियों को भी सुना, पूर्व सैनिकों को भी सुना, आप सहमत हैं 5 साल के अंदर काफी कुछ किया गया देश के लिए, और जो बचा है वो आने वाले 5 सालों के अंदर होगा, वो लक्ष्य भी पूरा होगा? देखिए, भारत दुनिया का एक सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसकी बुनियाद टिकी हुई है भाईचारे पर, साझे चूल्हे की संस्कृति पर, यूनिटी इन डाइवर्सिटी पर। इससे देश की बुनियाद टिकी हुई है विभिन्न समुदायों के बीच में साझे तरीके से काम करके लोकतंत्र की बुनियाद को मजबूत करने की। जमहूरियत को अगर मान लीजिए हम आज उद्धृत करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे देश में अमन जरूरी है, शांति जरूरी है, भाईचारा जरूरी है, धर्मनिरपेक्षता हमारे ऊपर कोई आरोहित सत्य नहीं, बल्कि ये हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली की ऑक्सीजन है। मैं समझता हूँ कि पिछले मोदी राज के शासन में हमारे देश की सारी जो संस्कृति है उसके बीच में एक गहरा वैमनस्य पैदा करने की कोशिशें की गई हैं। कभी वो मंदिर के सवाल पर, कभी वो गाय के सवाल पर, कभी वो इबादत के सवाल पर, कभी वो और मुद्दों के लेकर के सवाल पर। लेकिन इन सब सूरत हाल में मैं समझता हूं कि आज़ादी के बाद आज हमारे देश में जिस तरह की बिटरनेस सोसाइटी में देखने को मिल रही है, ये एक बहुत परेशानी का सबब है दोस्तों। अब आज वक्ती ज़रूरत इस बात की है कि हम जो इस देश को लोग टुकड़ों में बांट कर देखना चाहते हैं, एक अंध राष्ट्र भक्त की जो सूरत हाल यहाँ पर पैदा करने की कोशिशें जो चल रही हैं, जिस तरह से इस सूबे को एक हिंदू राष्ट्र की तरफ ले जाने की, राष्ट्रवाद को एक उग्र रूप देने की जो कोशिशें चल रही है, मैं समझता हूं कि वो हमारे मुल्क की सेहतमंदी के लिए ठीक नहीं है। ठीक है सर। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम एक ऐसी शासन की सूरत ऐसे लोगों के हाथ से लें जो इस देश को टुकड़ों में बांटना चाहते हैं, जो इस देश को एक इबादत के नाम पर, या मान लीजिए इस देश में जो हमारी एक मुक्ति संग्राम की जो सबसे बड़ी ताकत थी कि हम मिलजुल करके इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं, उसको नुकसान पहुंचाने का जो प्रयोजन है उससे रोका जाना बहुत जरूरी है। और मैं इस बात से बिल्कुल तबादला ख्याल रखता हूं कि आने वाले दिनों में ये चुनाव हमारे लोकतंत्र को पुष्ट करेगा। जो लोग इस देश को टुकड़ों में बांटना चाहते हैं, जो आप पे मैं दोनों जो हमारे पूर्व जो हमारी सेनाओं के और पैरामिलिट्री के जो बड़े पुरोधा हैं, उनकी बात से अक्सर से सहमत हूं कि जिस तरह से ये जो एक स्पेशल काइंड ऑफ द एयर स्ट्राइक करके हम जो बात कहना चाह रहे हैं, इसके लिए आप वाशिंगटन पोस्ट का अगर वो पिछले 3 दिन पुराना अगर वो एक आप देख लें तो उसमें समझ में आता है दोस्तों कि इंपीरियलिस्टिक फोर्सेज भी कह रहे हैं कि दिस इज नॉट ए वेरी ट्रूथ देयर। कमर सुल्ताना जी, स्पेशली अगर महिलाओं के फील्ड की बात की जाए, महिलाओं के क्षेत्र की बात की जाए, तो इन 5 सालों के अंदर जो है वो महिलाओं को लेकर काफी कुछ हुआ है। देखिए, बड़ा हास्यास्पद बात है। अभी मेरे ये बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं पारिक साहब, बच्चे हैं, अभी ये बच्चे हैं, इनकी जो शिक्षण संस्था के गुरु है वो आरएसएस है। वहां पर बचपन से ही धुआंधार भाषण करना सिखाया जाता है, काम करने में विश्वास नहीं करते, आंकड़ों से खेलना, छेड़छाड़ करना, हर चीज का विरोध करना, आप करें तो रास, दूसरा करे तो चरित्र ढीला, इनकी ये संस्कृति है। तो मैं इनके लिए ये कहना चाहती हूँ कि आंकड़ों का खेल मत खेलिए, अनपढ़ लोगों को मत उलझाइए, शिक्षा का सिलेबस मत बदलिए। आप घासीराम जी ने कहा राष्ट्र को तोड़ने का काम मत करिए, आपने को राष्ट्र को जोड़ने के लिए एक नाखून नहीं कटवाया। आप किस मुंह से बात करते हैं कि हमने 5 साल में ये कर दिया? अरे पहले किसी दादा ने महल बनाया था तो बाप ने आके उनके ऊपर कंगूरे लगाए और बेटे ने आके शौचालय रख दिया। बहुत बड़ा काम कर दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया। मैं ये कहना चाहती हूँ, आज जो चुनाव का सबसे प्रमुख मुद्दा है वो सुरक्षा और संप्रभुता तो है ही। और अभी आपने जो कटेवा साहब ने कहा कि सेना को अलग रहने दिया जाए, ये कहते थे हम पाकिस्तान से एक के बदले 10 सर लाएंगे, लेकिन क्या ये हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं? क्या चाहते हैं? ये डेमोक्रेसी खत्म करना चाहते हैं? लोगों के मन में ये भय उठ रहा है आज कि राष्ट्र के अंदर अगर दोबारा इनका केवल एक नेता, एक राष्ट्र, एक विचारधारा, जो कि अधिनायकवाद की पुष्टि करती है,
मैं ये कहती हूँ कि ये अगेंस्ट द डेमोक्रेसी है। ये नहीं चाहते कि यहाँ पर प्रजातंत्र बना रहे, यहाँ पर अधिनायक तंत्र आरएसएस का कायम हो जाए और वो मनुवादी सिद्धांत यहाँ लागू कर दिया जाए, जो कि जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। ठीक है। देखो, जिस तरीके से माताजी ने कहा कि बीजेपी के प्रवक्ता जो बच्चे हैं, तो मैं समझता हूँ ये भी रिटायरमेंट के कगार पे हैं। अगर ये संघ के मामले में कहते हैं तो संघ में व्यक्तित्व निर्माण होता है और संस्कार निर्माण होता है। जितना सामाजिक समरसता का काम संघ ने इस देश में स्टार्ट किया, अन्य किसी भी संस्था ने स्टार्ट नहीं किया। और अगर संघ को लेके आप पूरी जानकारी नहीं है तो एक बार ध्वज प्रणाम करके देख लीजिए संघ का क्या होता है, आपको अपने आप स्वतः उस ध्वज के नीचे जाने से पता लग गया। विक्रम सैनी साहब, जो कुछ आपके भी जो है पार्टी से जुड़े पदाधिकारी ने कहा, सुल्ताना जी से आप सहमत हैं? मैं इनसे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं आशिफ भाई। इन्होंने तो अभी सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल स्ट्राइक बता दिया है। आप अगर ये देखेंगे कांग्रेस पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का चारित्रिक डिफरेंस देखें कि एक तरफ सेना जहां पर पाकिस्तान को सबक सिखा रही थी और हमारे वीर शहीदों जवानों का बदला ले रहे थे, वहीं कांग्रेसी मित्र आते हैं और सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने लग जाते हैं और सेना से अभी सर्जिकल स्ट्राइक 2 के अंदर पूछते हैं आकर कि कितने सैनिक, कितने आतंकवादियों को आपने मारा है, उनका बताइए। तो कांग्रेस की जो मानसिकता रही है वो हमेशा एंटी नेशन रही है। इनके पता नहीं क्या कारण है कि कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के पाकिस्तान के साथ संबंध इतने अच्छे हैं कि पाकिस्तान से एक वक्तव्य आता है और उसी वक्तव्य का प्रारूप कांग्रेस को देने के लिए मिलता है। दोनों की भाषाएं और दोनों के विचार, दोनों के वक्तव्य एकदम से समान रूप से देखने को मिलते हैं। ठीक है। मुकेश निर्वासित जी, मुकेश जी, रोजगार को लेकर भी एक बड़ा मुद्दा है, क्यों खुद सरकार भी इसका कई बार जिक्र कर चुकी है कि इस बार जो है वो रोजगार भी उनका प्रमुख मुद्दा होगा। रोजगार का वो दर हम हासिल कर पाए जो लक्ष्य लेकर हम चले थे। बेसिकली ये सुरक्षा और इसके बारे में तो हमारे जो सैनिकों के जो प्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं उन्होंने बहुत बात किया है और अच्छा बात किया है। हाँ, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, देखिए कि जो वादे किए थे, मैं घोषणा पत्र भी इनका लेके आया हूँ। ये हमारे साथ इनका घोषणा पत्र है जो इन्होंने जो वादे किए थे, उसके साथ इन्होंने 2 करोड़ का वादा किया था कि 2 करोड़ का रोजगार देंगे साल में, और 10 करोड़ इनको 5 साल में रोजगार देने चाहिए थे। उसको तो छोड़ो, जो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है, अभी 10,000 करोड़ मजदूरों का 3 महीने से किसी राज्य में, 6 महीने से किसी राज्य में 4 महीने से भुगतान नहीं हुआ है। और एक बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस लोकपाल आंदोलन से, जिस भ्रष्टाचार के लिए पूरा अन्ना जी बैठे और पूरा बीजेपी ने सपोर्ट किया, आरएसएस ने सपोर्ट किया, क्या आज तक लोकपाल की नियुक्ति हुई? आज तक लोकपाल बनाया क्या? नहीं बनाया। कल ही ये डॉक्यूमेंट बाहर आया नोटबंदी का कि रिजर्व बैंक के सेंट्रल बोर्ड ने कहा कि नोटबंदी का कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं हुआ। कितने लोगों की जान चली गई? क्या आप उन लोगों को वापस करेंगे? क्या जिन लोगों की जान गई उनको लोग वापस करेंगे? आप नरेंद्र मोदी जी क्या जवाब देंगे आप उसके लिए? दूसरा, ये आप कह रहे थे 2G 3G जीजा जी, वो गलत है, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, लेकिन आपकी सरकार में वही लोग छूट गए। आपने पैरवी नहीं की वहाँ पे। ये राजा और कनीमोजी और जो भी थे वो छूट गए, क्योंकि आपके जो एजी है, जो अटॉर्नी जनरल है, उन्होंने पैरवी नहीं की वहाँ सुप्रीम कोर्ट में या जिस भी कोर्ट में चल रहा था मामला, तो वो क्यों नहीं किया? ये जवाब आपको देना चाहिए था। काले धन के लिए बात कर रहे थे, इतना ले आएंगे उतना ले आएंगे, 1 रुपया काले धन का लेके नहीं आए। अरे उन कंपनियों का देखो, MTNL को 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है, एयर इंडिया को बेचने के लिए घूम रहे हो, अडानी को 5 एयरपोर्ट दे दिए, इनका क्या होगा? आप क्या पूरा देश को बेचना चाहते हो? अडानी को देना चाहते हो? और किन किन जो आपके व्यापारिक मित्र हैं मोदी जी के, उनको देना चाहते हो? क्या हालत कर दी है देश की? कोई जवाब है क्या? कोई जवाब नहीं है रोजगार के मामले में। और वो किसान जो त्राही कर रहा है और हमारे पेट में अनाज डाल रहा है, यदि वो खुश नहीं है, अगर वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, तो मैं समझती हूँ कि वो बहुत बड़ा मुद्दा है। लोग मेरे देश के नौजवान जॉब मांग रहे हैं, वो जॉब कराते रहे और हमारे देश की सरकार कहती रही तुम योग करो चद्दर बिछा के, तो वो नहीं चलेगा। वो जब अपने हित की बात कर रहे थे, IIFT की बात कर रहे थे, अपनी छात्रवृत्ति की बात कर रहे थे, अपनी स्कॉलरशिप की बात कर रहे थे, अपनी PhD की बात कर रहे थे, तब आप उनके ऊपर सेडिशन के चार्ज लगा के देशद्रोह के केसेस में फंसाना चाहते हो। जब रोहित वेमुल्ला लड़ता है या कन्हैया कुमार लड़ता है तो आप डॉक्टरेट वीडियो जारी कर देते हो। दूसरी बात, महिला सुरक्षा के सवाल,
बहुत वादे किए गए कि अब की बार फलाने की सरकार, बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, रुका क्या? घरेलू हिंसा के मामले में भारत में बढ़े, बलात्कार के मामलों में भारत की सब जगह पे इतना अपमानित होना पड़ता है। इवन यूएनओ के अंदर सीडा का जो चार्टर है उसके अंदर, तो ये सवाल तो थे ही। इसके साथ साथ काला धन लाएंगे, 15 लाख आएगा, और धारा 370 हटाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, सौगंध इसकी खाते हैं, उसकी खाते हैं। हम लव जिहाद के नाम पे लोगों को लड़ाना, लव कमांडो बना देना, रोमियो स्क्वाड बना देना, जिसकी कोई गैर जरूरी चीजों में लोगों को उलझा के रखा, जिसकी जरूरत नहीं थी। देश का नौजवान, सिर्फ वो वादा जो 2 करोड़ रोजगार हर लोगों को दिया जाएगा हर साल, उसकी बात हम कर रहे थे। वो चीजें कहीं धरातल पे उतरती दिखाई नहीं दी है। महंगाई का मुद्दा बहुत बड़ा था। इधर मेरे ये 2 साथी लोग जो बैठे हुए हैं, इन्होंने एक बात की, 12 तरह की पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं जिनको अब तक शहीद का दर्जा नहीं है। वो जान भी देते हैं, रक्षा भी करते हैं। और भी मेहमान है, मैं फिर से आ जाऊंगा आपके पास। लेकिन शहादत के बाद भी उनको शहीद का दर्जा नहीं है, वो पूरा नहीं है। ठीक है, नारायण भारत साहब है हमारे साथ। नारायण सर, सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगा देरी से आपके पास आने के लिए। चर्चा ये चल रही है कि हमने वो टास्क अचीव किए पिछले 5 साल में जो मैनिफेस्टो में थे, या कुछ अधूरे रह गए जो हमें आगे आने वाले 5 सालों के अंदर गेन करने, या कुछ कमियां रह गई। जब हम प्रधानमंत्री के कार्यकाल का आकलन करते हैं तो हम ये याद रखते हैं कि इस कुर्सी पे वाजपेयी जी बैठे थे, इंदिरा गांधी बैठी थी, पंडित नेहरू बैठे थे। ये प्रधानमंत्री की तारीफ है कि उन्होंने ऐसा प्रभाव और अनुभूति दी है कि वो एक सजग, हमेशा चुस्त रहने वाले प्रधानमंत्री है। लेकिन ये आधी हकीकत आधा फसाना है, और दर हकीकत बनारस के घाट पे करे जुलाहे बात, वादा करके सो गए अच्छे दिन और रात। आप बताइए कि दिन और रात के घंटे 24 होते हैं, 23 किसान प्रतिदिन सुसाइड कर रहे हैं, 1 विद्यार्थी हर घंटे सुसाइड करता है, और पीएम ने हेल्थ के मामले में आयुष्मान योजना शुरू की है, लेकिन 5 करोड़ से ज़्यादा लोग हर साल इलाज कराते कराते गरीब हो जाते हैं। 3.5 करोड़ लोग दवाई खरीद के बीपीएल हो जाते हैं। आपने आयुष्मान योजना शुरू की है, इंश्योरेंस कंपनियों को फ़ायदा होगा। आप सरकारी अस्पतालों में, जब हमने 1949 में तय किया था कि जब भी आज भारत आज़ाद होगा, अस्पताल से कोई बिना इलाज किए नहीं लौटेगा, निस्बतन हम प्राइवेट को प्रमोट कर रहे हैं। आप एयर को प्राइवेट कर रहे हो, आप रेल को प्राइवेट कर रहे हो, आप दूरसंचार को प्राइवेट कर रहे हो। एक इंस्टीट्यूशन आपने 5 साल में नहीं बनाया जिसकी मिसाल दी जा सकती हो। या तो आपने स्क्रैप किया है या उसको ख़राब किया है। और हमारे फार्मर जब सुसाइड करते हैं, पीएम के नाम चिट्ठी लिख के यवतमाल का शंकर खुदकशी करता है, हम 2 शब्द नहीं बोल पाते हैं। तो ये जो मुद्दे हैं, हम इस 5 साल के कार्यकाल को नफरत के लिए भी याद करेंगे। मार्क ट्वेन दुनिया के मानव विद्वान थे, भारत के बारे में कहते थे, इंडिया इज़ द क्रेडल ऑफ ह्यूमन रेस, इट्स द बर्थ प्लेस ऑफ ह्यूमन स्पीच। जिस धरती पे इंसान ने जबान सीखी हो, उस देश की जबान हमने कैसी कर दी है। जिस देश ने संत पीर फकीर दिए हों, जो हमें बोलना सिखा गए थे, उस देश का मिजाज ऐसा कर दिया। इसका प्रभाव सारी पार्टियों पर पड़ेगा, समाज पे पड़ेगा। शरद त्रिपाठी और राकेश बघेल इसी की एक मिसाल है जो आप तक पहुंची है। रोक सकते हो तो इसको रोको। ठीक है सर, अब आप लक्ष्मीकांत जी, कई सारे सवाल आपके पास इकट्ठा हो गए, संक्षेप में, और भी लोग हैं हमारे पीछे। हमारे मित्र आरसी चौधरी ने मैं तो जाना नहीं चाहता था इतना पुराना, लेकिन 20 साल पुराने कारगिल युद्ध का जिक्र किया और उन्होंने कहा 498 हमारे सैनिक वहां शहीद हो गए। देखिए, हमारे सैनिक दुश्मन देश से लड़ते हुए शहीद हुए, ये किसी भी सैनिक के लिए गौरव की बात होती है कि लड़ते हुए सैनिक शहीद हुआ। लेकिन मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मुझे पहली बार आज इनके मुंह से ये शब्द पता लगे, वरना तो मैं एयर स्ट्राइक के बाद कांग्रेस के प्रवक्ताओं से केवल एक ही शब्द सुन रहा था कि 1971 की पाकिस्तान के 2 टुकड़े इंदिरा गांधी जी ने कर दिए। आज इन्होंने बताया कि सेना ने किए। दूसरी बात इन्होंने कहा कि साहब 1998 में इतने सैनिक हमारी जान चली गई, 1948 में तो हम लड़ाई जीते थे श्रीमान, आपने आधा कश्मीर पाकिस्तान को कैसे दे दिया? 1962 में अरुणाचल आधा आपने चीन को कैसे दे दिया? 3310 हमारे सैनिक अरुणाचल प्रदेश में शहीद हो गए, जिनमें 1000 से ज्यादा सैनिक ठंड और भूख से शहीद हो गए। ये आपकी सबसे बड़ी नाकामी, जिसका कभी जिक्र आप नहीं करते नहीं। और छोड़िए, आप क्या जिक्र करेंगे उनका? आप तो जो देश ने लड़ाई जीती 1965 में लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में, आप एक परिवार की भक्ति और गुलामी में इतने पागल हैं कि उसका श्रेय भी आप लाल बहादुर शास्त्री को नहीं देना चाहते, जो आपकी ही पार्टी से देश के प्रधानमंत्री बने थे। दूसरी बात आपने कही, जो कांग्रेस की दूसरी प्रवक्ता यहाँ पर बैठी हुई है,
नफरत हम में भरी हुई है, आपकी बातों में भरी हुई है, आपको खूब स्पष्ट रूप से दिखना है। मैं तो फिर भी बच्चा हूं, आप मुझसे बड़ी हैं, इसलिए आपका सम्मान करते हुए आपको ये बात कहना चाहता हूं कि देखिए, आपने जितनी बातें बताई, आप अगर बातें बताती 1947 से लेकर अब तक की, तो आपको पता चलता, जो उन्होंने जिक्र किया नारायण बारेड़ जी ने, कि 1949 में ये कहा था कि किसी अस्पताल से बिना इलाज करे लोग लौटने नहीं चाहिए, ऐसा संकल्प तब की सरकार ने लिया था। आज आप वो पूरा कर पाए 50 साल में, 65 साल में? अगर कोई सरकार किसी साफ नीयत के साथ देश के लोगों को 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर देती है, उसका इलाज कराती है, तो क्या बुराई है इसमें? दूसरी बात, जो आप कहती है रोहित वेमुला, कन्हैया कुमार, यही तो समस्या है, यही तो समस्या है। चेहरे वो के वो हैं, रहते वही है सर। देखिए, बीच में नहीं बोला मैं, बीच में नहीं बोला मैं आपके। यही तो समस्या है, मुद्दे बदलते हैं, गैंग वो की वो है, मुद्दे बदलते हैं। कन्हैया कुमार जेएनयू में जाकर कहता है इस देश के टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह उसका समर्थन करने के लिए वही केजरीवाल, वही राहुल गांधी वहां जाकर खड़ा होता है, तो वही जाकर खड़ा होता है। ये जो सामाजिक कार्यकर्ता बनने का ढोंग करने वाले लोग हैं, ये जो सामाजिक कार्यकर्ता बनने का ढोंग करने वाले लोग हैं, ये वो कांग्रेस के लाभार्थी हैं जो 16,500 एनजीओ के माध्यम से देश की सरकार से पैसा लेकर खा जाया करते थे। देश का जो पैसा गरीब आदमी को मिलना चाहिए, ये बिचौलिए खाया करते थे, और आज सामाजिक कार्यकर्ता दूसरा आवरण बनकर यहाँ टिक जाते हैं। एक सेकंड मुकेश जी, मैं आ रहा हूं। भ्रष्टाचार 2G पे बोल लिया आपने, 3G पे बोल लिया आपने, जीजा जी पर बोल लिया आपने, पार्टी की प्रवक्ता बोल रही है आपने, जीजा जी पर बोल लिया आपने, लक्ष्मीकांत आपने आज उस अवाना जी को दीजिए, हुआ की बात पर बोल लिया, जिसके घर पे कागज मिले कि राहुल गांधी लेन देन करता था उसके साथ। लक्ष्मीकांत जी सब बोल पाए प्लीज, देखिए बहुत लोग बैठे, देखिए सबका नंबर आ पाए प्लीज, सब सुनिए सब बोल पाए। मेरी सभी बातें, मैं सबसे शांति के लिए आग्रह करना चाहती हूँ। हम लोग यहाँ डिबेट करने आए, एक दूसरे का सवाल का जवाब देने आए, तो आप सवाल भी सुनिए, जवाब भी सुनिए। आप क्यों बैठे हैं यहाँ पे? सवाल जवाब के लिए तो बैठे हैं, चिल्लाने के लिए तो बैठे नहीं है। ठीक उनको देखिए, मेरा सबसे अनुरोध है, जब एक प्रवक्ता बोले दूसरा ना बोले प्लीज। आसिफ भाई जी, मैं शुरुआत करना चाहूंगी एक चीज से, कि आपने कहावत सुनी होगी कि जब राजा दब्बू हो तो बिल्ली सिंगों से घबराती है। तो मैं, आप अच्छे तरह से जानते हो, मैं दोबारा बोल रही हूँ इस चीज को, कि राजा दब्बू हो तो बिल्ली सिंगों से घबराती है। तो साहब मान लीजिए अब इस बात को कि हमें चूड़ी पहनने वाले हाथ नहीं चाहिए, हमें 56 इंची वाला सीना ही चाहिए। एक सेकंड वही चाहिए। सुनिए मेरी बात, हम आपके बीच में नहीं बोलिए। अवाना जी, चूड़ी पहनने वाले हाथ कमजोर नहीं होते। सुनिए मेरी बात, सुनिए आप मेरी बात सुनिए। चूड़ी पहनने वाले हाथ कमजोर नहीं होते, लेकिन मेरी बात सुनिए। पिछली बार कांग्रेस सरकार में मनमोहन जी जब प्रधानमंत्री थे, तो वो किसके इशारे पे नाचते थे? मुंह नहीं खुलता था उनका। पूरे 5 साल उन्होंने मौन स्वीकृति दे दी, क्योंकि उनको जो ऑर्डर होता था वो मान लिया जाता था। आज जब आप देश के प्रधानमंत्री को, प्रधान सेवक को आप अवाना जी समय की कमी, 2 मिनट कहना चाहूंगी आसिफ जी, मुझे 2 मिनट बहुत संक्षेप में, और भी बहुत लोग हैं, सबका नंबर आना चाहिए। एक चीज मैं ये कहना चाहूंगी, आप सेना के लिए भी मैं छोटा सा शब्द बहुत संक्षेप में, मैम और भी लोग हैं, प्लीज मेरी बात नहीं पूरी हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आतंकी के पोषक कांग्रेस वाले सामने बैठे हुए, जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष मसूद को जी लगा के संबोधन देता है, और वो कहते हैं कि हम आतंक के खिलाफ हैं। तो कैसे खिलाफ हो सकते हो साहब आप? संक्षेप में बताइए, सब कुछ तो दिख रहा है क्लियर। मैडम संक्षेप में, रुकिए, मैं आपके पास फाइनल टिप्पणी लूंगा, रुकिए संक्षेप में। कांग्रेस कह रही है कि हम जातिगत राजनीति नहीं करते हैं। बहुत संक्षेप में। आपने अभी तक कांग्रेस का सबसे बड़ा वोट रहा है मुस्लिम वोट, उसके किसने दर्द समझा कांग्रेस का? हमारी भारतीय जनता पार्टी के ने समझा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने समझा। मुस्लिम बहनों को किसने आज घूंघट से आजादी, 3 तलाक से आजादी किसने दिलवाई है? हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिलाई है। शौचालय से आजादी किसने दिलाई है? जो नहीं जाती थी माताएं बहनें, रात को शौच करने सुबह 4 बजे उठ के जाती थी, उनका खुले में शौच करना किसने बंद करवाया? ठीक है। माताएं बहनें जो धुएं से घबराती थी, उज्ज्वला योजना के तहत 7 करोड़ चूल्हे किसने बांटे? ठीक है मैडम, माइक आगे दे दीजिए, माइक आगे। गर्भवती महिलाओं को आज दिया किसने दिया? 26 हफ्तों का समय की कमी। मैम प्लीज, डॉक्टर नसरीन भारती, ये जो है बीजेपी की तरफ से जो प्रवक्ता है, इन्होंने कहा कि वाकई जो है इन 5 सालों के अंदर महिलाओं के लिए तो अच्छा हुआ है, जो नकाब में या बुरखे में थी और जिनको लगातार तलाक को लेकर परेशान किया जा रहा था, तलाक से मुक्ति दी है मौजूदा सरकार ने। आसिफ जी, जो मुद्दा तलाक से 3 तलाक का मुद्दा जो अभी लास्ट गवर्नमेंट ने अभी जो उठाया था,
उसका मतलब एक्चुअली 3 तलाक तो वैसे भी इसका एक्चुअली समाज में बहुत संक्षेप में मैडम। ढंग से इसको समझा नहीं गया। कहीं भी इस्लाम में ये नहीं है कि आप एक साथ 3 तलाक दे दो, तलाक तलाक तलाक। इट्स नॉट एक्सेप्टेबल इन इस्लाम। इस्लाम में यह है कि यदि कोई आपस में बराबर अच्छी तरीके से पति पत्नी नहीं रह पा रहे हैं तो उस जीवन को खराब करने से बेहतर है कि वो आपस में पहले सुलह कर ले। सबसे पहली बात तो ये, सुलह करने के लिए उसमें यह है कि एक बार आप कुछ अगर नहीं बन रही है या फिर कुछ उसके अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम है पति के अंदर या पत्नी के अंदर जो कि उनके शादीशुदा जिंदगी के लिए सही नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए वो तलाक का मुद्दा रखा गया था। वरना तलाक नॉर्मली किसी को ऐसे नहीं है कि आप अपने मुंह से बोल दो। उसमें 3 महीने का टाइम, 1 मिनट, उसमें ये टाइम दिया जाता है कि यदि आपकी आपस में बन नहीं रही है तो आप एक सेपरेट हो जाए। मैम सिर्फ तलाक पे कंसंट्रेट मत करिए, मुद्दों की बात चल रही है। मुद्दे तो बहुत सारे हैं, खाली तलाक का ही नहीं है। तलाक का मतलब लोगों ने इसको समझा नहीं है और इसका अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर्ली ना होने की वजह से मिसयूज हो रहा है और मिसयूज की वजह है अशिक्षा। अशिक्षा हमारी इस पूरे समाज में आज भी इतने ज्यादा व्याप्त है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम। आप देख लीजिए, शिक्षा एक बड़ा मुद्दा है सर। बहुत संक्षेप में आपका कैमरा उस तरफ है सर। मैं आपके पास फिर से आऊंगा। हमारे पास हेल्थ का भी मुद्दा है। मैं वापस आऊंगा। रोजगार भारतीय जनता पार्टी ने ही दिया, जो 8 लाख करोड़ 15 करोड़ लोगों को 8 लाख करोड़ का जो मुद्रा लोन दिया वो भारतीय जनता पार्टी ने ही दिया। सुरक्षा की बात कर रहे थे आप। देखिए कोई कह रहा तो प्लीज सुनिए आप। ये बहस के नियमों के खिलाफ है। सुरक्षा का मुद्दा कह रहे हो तो आप भी लक्ष्मीकांत जी बोलने दीजिए ना उसको। किया कि तीनों सेनों के प्रमुखों को ये कहा गया आपको जो करना है